हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12th क्लास बायोलॉजी का हम 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप 2022 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको इस वीडियो के सीरीज में हम आपको वही क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट आज के वीडियो हम शुरू करते हैं, लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मधुमक्खी पालन को कहते हैं। ए ऑप्शन दे रहा है सेरिकल्चर, बी में दे रहा है एपीकल्चर, सी में दे रहा है पीसीकल्चर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों एपीकल्चर कहते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, एपीकल्चर। ठीक है। और सेरिकल्चर किसे कहते हैं दोस्तों? रेशम का कीट का जो पालन किया जाता है उसे सेरिकल्चर कहते हैं। ठीक है। और पीसीकल्चर मत्स्य पालन को कहते हैं। ठीक है। आप इसे भी याद रखिएगा, आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। सेरिकल्चर रेशम का कीट का पालन, एपीकल्चर हो गया मधुमक्खी पालन और पीसीकल्चर हो गया मत्स्य पालन। ठीक है। इसे कहते हैं। ठीक है। मत्स्य पालन को पीसीकल्चर कहते हैं। ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा, आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मधुमक्खी पालन का पूछा जा रहा था तो एपीकल्चर यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा दूसरा में कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। ए ऑप्शन दे रहा है 7, बी में दे रहा है 8 और सी में दे रहा है 5 और डी में दे रहा है 10। तो दोस्तों अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है वह 5 से लेकर 5.5 के बीच में रहता है। ठीक है। आप इस वैल्यू को याद रखिएगा। तो यहाँ पे 5 है तो इसलिए 5 यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको याद रखना है कि अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है 5 से 5.5 के बीच में होता है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। और दोस्तों अगर पीएच वैल्यू 7 से अगर कम है, ठीक है, 7 से अगर कम है तो वह एसिड होता है। ठीक है। आपको याद रखना है। अगर 7 से अधिक रहेगा, ठीक है, 7 से अधिक रहता है तो वह जो होता है क्षार होता है। ठीक है। क्षार यानी बेस। ठीक है। क्षार होता है। और 7 रहता है दोस्तों, अगर पूरे पीएच वैल्यू 7 रहता है तो वह उदासीन होता है। ठीक है। आप इसे याद रखें। एसिड कब होगा? जब 7 से कम होगा। ठीक है। और 7 से अधिक होगा तो वह क्षार होगा यानी बेस। और 7 अगर रहेगा पीएच वैल्यू 7 तो वह उदासीन होगा। ठीक है। तो आपको याद रखना अच्छी तरह से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे 5 करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा तीसरा नंबर कह रहा है कि बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है? ये ऑप्शन है अस्थि मज्जा में, थाइमस में, रक्त में, लिम्फ या लसिका में। ठीक है। तो दोस्तों बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण जो होता है वह अस्थि मज्जा में होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। और दोस्तों यहीं पे अगर आपसे पूछे टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है तो वह थाइमस में होता है। ठीक है। आप इसे भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। क्या पूछा जाएगा कि टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो आपको याद रखना है थाइमस में। यहाँ पे बी पूछा जा रहा है तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन में चौथा में कह रहा है कि शुक्राणु में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। दोस्तों शुक्राणु में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो कौन पाए जाते हैं? एक्स वाई वाई वाई, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शुक्राणु में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो एक्स वाई पाया जाता है। ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे मैंने करेक्ट है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। क्रोमोसोम शुक्राणु में एक्स वाई, और अगर अंडाणु में पूछा जाएगा तो आप याद रखिएगा एक्स एक्स। ठीक है। अंडाणु में पूछा जाएगा तो एक्स एक्स। ठीक है। आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा में कह रहा है कि डीएनए के संबंध में कौन कथन गलत है? ए ऑप्शन है यह अनुवांशिक पदार्थ है, बी में दे रहा है यह द्विगुणित होता है, और सी में दे रहा है इनमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, और डी में दे रहा है यह द्विगुणित नहीं होता है। तो दोस्तों डीएनए के संबंध में कौन कथन गलत है? तो दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन जो यह द्विगुणित नहीं होता, यह कथन जो है गलत है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। यानी कि डीएनए जो है दोस्तों यह एक आनुवांशिक पदार्थ है, तो हाँ यह करेक्ट है। यह द्विगुणित होता है, यह भी सही है, और इनमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, यह भी सही है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन जो दिया है यह द्विगुणित नहीं होता, यह गलत स्टेटमेंट है, इसलिए मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो, क्योंकि यहाँ गलत पूछा जा रहा था। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, छठा में कह रहा है कि एस एल मिलर किससे संबंधित है? एस एल मिलर जो संबंधित है दोस्तों वह किससे संबंधित है? तो जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से। अगला क्वेश्चन 7 में कह रहा है कि यूरेसिल किससे संबंधित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यूरेसिल संबंधित किससे है? आरएनए
से, डीएनए से, ए और बी दोनों से, और डी में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यूरेसिल जो संबंधित है वो आरएनए से संबंधित है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया आरएनए से। तो दोस्तों यह मेरा जो है बायोलॉजी का दूसरा वीडियो है। अगर आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताया गया है। दोस्तों आपको इस सीरीज में हम आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, पहला वीडियो को, उसमें भी शानदार प्रश्न कराया गया है आपके परीक्षा के लिए। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर में कह रहा है क्षय रोग को संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। दोस्तों यहाँ पे होगा क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। ए ऑप्शन में दे रहा है हवा के द्वारा, बी में दे रहा है जल के द्वारा, सी में दे रहा है कीटों के द्वारा, और डी में दे रहा है संपर्क द्वारा। तो दोस्तों क्षय रोग का जो संक्रमण होता है वह मुख्यतः हवा के द्वारा होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हवा के द्वारा। अगला क्वेश्चन मेरा 9 में कह रहे कि गर्भाशय किससे संबंधित है। ए ऑप्शन होता है नर जनन तंत्र से, बी में मादा जनन तंत्र से, डी में पादप जनन तंत्र से, और सी में पादप जनन तंत्र से, और डी में इनमें सभी से। तो दोस्तों गर्भाशय जो संबंधित है वह मादा जनन तंत्र से है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, मादा जनन तंत्र से। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरा 10वां में कह रहा है कि RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रण करने हेतु किस पौधे में किया जाता है। ए ऑप्शन में दे रहा है तंबाकू, बी में दे रहा है आम, और सी में दे रहा है आलू, और डी में दे रहा है पापी। तो दोस्तों RNAi का जो प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रण करने हेतु किस में किया जाता है, तो तंबाकू के पौधे में किया जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तंबाकू। ठीक है, यानी तंबाकू जो RNAi का जो प्रयोग किया जाता है रोगाणुओं को नियंत्रण करने हेतु तंबाकू के पौधे में किया जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 11 में कह रहा है कि जीवाश्म समानता किस में पाए जाते हैं। दोस्तों जीवाश्म जो होता है समानता किस में पाए जाते हैं, रूपांतरित चट्टानों में, अग्नेय चट्टानों में, तलछटी चट्टानों में, इनमें से सभी में। तो दोस्तों जो जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म जो पाए जाते हैं दोस्तों वह तलछटी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तलछटी चट्टान में। ठीक है, आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तलछटी चट्टानों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 में कह रहा है कि कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीव भार का, ऊर्जा का, संख्या का, आकार का। तो दोस्तों ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह कभी भी उल्टा नहीं होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में कह रहा है कि जल में ई कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है। पानी का खारापन, औद्योगिक प्रदूषण, बाहित मल जल प्रदूषण, इनमें से सभी। तो दोस्तों जल में ई कोलाई का जो अधिकता होता है वो किसकी सूचक होता है, बाहित मल जल प्रदूषण का। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, बाहित मल जल प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है कि ZZ/DW तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा गया है। ए ऑप्शन दे रहा है घोंघा में, बी में दे रहा है तिलचट्टा में, सी में दे रहा है मोर में, और डी में दे रहा है मनुष्य में। तो दोस्तों ZZ/DW तरह का जो लिंग निर्धारण है वह किस में देखा गया है, तो वह मोर में देखा गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मोर में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 में कह रहा है कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है प्रोटोजोआ से। ए ऑप्शन में दे रहा है, बी में दे रहा है कृमि से, सी में दे रहा है जीवाणु से, डी में दे रहा है वायरस से। तो दोस्तों हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वह वायरस से होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वायरस से। अगला क्वेश्चन मेरा 16 में कह रहा है कि सूचक रोग है। ए ऑप्शन है जल जनित रोग, हवा जनित रोग, यौन जनित रोग नहीं है। तो दोस्तों सूचक रोग होता है वह यौन जनित रोग है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यौन जनित रोग। अगला क्वेश्चन मेरा 17 में कह रहा है कि महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बंध्याकरण प्रक्रिया को कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा, बार बार आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ए ऑप्शन में नलिका उच्छेदन, बी में दे रहा है शुक्रवाहक उच्छेदन, और डी में दे रहा है अंतरोप, और डी में दे रहा है रोधक। तो महिलाओं में जो शल्य क्रिया द्वारा बंध्याकरण प्रक्रिया होता है दोस्तों वह क्या कहते हैं उसे, तो उसे नलिका उच्छेदन कहते हैं। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नलिका उच्छेदन। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अब चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 18 में कह रहा है कि निम्न में कौन संक्रामक रोग है। ए ऑप्शन दे रहा है हैजा, बी में दे रहा है तपेदिक
सी में दे रहा है प्लेग और डी में दे रहा है इनमें से सभी। तो दोस्तों संक्रामक रोग इनमें से सभी है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, इनमें से सभी। ठीक है, हैजा, तपेदिक, प्लेग ये सभी है दोस्तों संक्रामक रोग है। ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर 19 में कह रहा है कि निम्न में कौन एंटीबायोटिक है। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन जो है एंटीबायोटिक है। ए ऑप्शन दे रहा है पेनिसिलिन, बी में दे रहा है नियोमाइसिन, सी में दे रहा है इरिथ्रोमाइसिन और डी में दे रहा है इनमें से सभी। तो दोस्तों एंटीबायोटिक कौन है, तो इनमें से सभी होगा। ठीक है, यानी कि पेनिसिलिन, नियोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन ये सभी है जो दोस्तों एंटीबायोटिक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर में कह रहा है कि द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज किसके द्वारा की गई है। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो दोस्तों द्विनिषेचन प्रक्रिया का खोज जो किया गया है वह किसके द्वारा किया गया है, तो नवास्चीन के द्वारा किया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नवास्चीन के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, या अन्यथा आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, यह बायोलॉजी का आपका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मेरा दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो नहीं देखें तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन 21 नंबर 21 में कह रहा है कि मालाडिक क्या है। ए ऑप्शन में दे रहा है बुखार की दवा, बी में दे रहा है गर्भ निरोधक गोलियां, सी में दे रहा है जॉन्डिस की दवा और डी में दे रहा है विटामिन की दवा। तो दोस्तों मालाडिक क्या है, तो यह एक गर्भ निरोधक गोलियां हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, गर्भ निरोधक गोलियां। अगला क्वेश्चन 22 नंबर 22 में कह रहा है कि एस.एल. मिलर थे। ए ऑप्शन में दे रहा है एशियन वैज्ञानिक, बी में दे रहा है यूरोपियन वैज्ञानिक, सी में दे रहा है इंडियन वैज्ञानिक और डी में दे रहा है अमेरिकन वैज्ञानिक। तो दोस्तों एस.एल. मिलर जो थे एक वैज्ञानिक थे, तो वह अमेरिकन वैज्ञानिक थे। ठीक है, आप याद रखिएगा अमेरिकन वैज्ञानिक। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, अमेरिकन वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन 23 नंबर 23 में कह रहा है कि सेब के खाने वाला भाग होता है। ए ऑप्शन दे रहा है बीज, बी में दे रहा है एरिल, सी में दे रहा है पेरिकॉर्प और डी में दे रहा है पुष्पासन। तो दोस्तों सेब को हम किस भाग को खाते हैं, तो सेब को दोस्तों हम पुष्पासन भाग खाते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा पुष्पासन, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया पुष्पासन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर 24 में कह रहा है कि WHO पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों WHO का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म बताना है। तो ये ऑप्शन दे रहा है वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, बी में दे रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सी में दे रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑफिस और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों WHO का जो फुल फॉर्म होता है वह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर 25 में कह रहा है कि उत्तक संवर्धन में प्रकट होने वाली विभिन्नताएं हैं। ए ऑप्शन दे रहा है सोमा क्लोनल विभिन्नताएं, बी में दे रहा है क्लोनल विभिन्नताएं और सी में दे रहा है दैहिक विभिन्नताएं और डी में दे रहा है उत्तक संवर्धन विभिन्नताएं। तो दोस्तों उत्तक संवर्धन में जो प्रकट होने वाली विभिन्नताएं हैं वह सोमा क्लोनल विभिन्नताएं हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, सोमा क्लोनल विभिन्नताएं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर 26 में कह रहा है कि निम्न में से भारतीय गाय का कौन सा वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम कौन सा है, तो बोस इंडिकस। आपको याद रखना है बोस इंडिकस। ठीक है, भारतीय गाय का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों बोस इंडिकस है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर 27 में कह रहा है कि मिलर प्रयोगशाला में क्या बनाए थे। दोस्तों मिलर जो अमेरिकन वैज्ञानिक थे वह प्रयोगशाला में क्या बनाए थे, मीथेन बनाए थे, एमिनो एसिड बनाए थे, हाइड्रोजन बनाए थे, अमोनिया बनाए थे। तो वह एमिनो एसिड बनाए थे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एमिनो एसिड। अगला क्वेश्चन 28 नंबर 28 में करें कि ग्रीन मफलर प्रदूषण किससे संबंधित है। ए ऑप्शन रहा है हवा से, बी में दे रहा है मिट्टी से, सी में दे रहा है ध्वनि से और डी में दे रहा है जल से। तो दोस्तों ग्रीन मफलर प्रदूषण जो है किससे संबंधित है, तो यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्वनि प्रदूषण। अगला क्वेश्चन मेरा 29 नंबर में कह रहा है कि पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो जड़ के ऊपरी भाग में, बी में दे रहा है परागन में और सी में दे रहा है तने के ऊपरी भाग में और डी में दे रहा है एंथर यानी परागकोश में। तो दोस्तों पौधे का जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वह एंथर में होता है, परागकोश में होता है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, एंथर में। अगला क्वेश्चन मेरा 30 नंबर 30 में कह रहा है दोस्तों कि इनमें से कौन प्राकृतिक वायु प्रदूषक है। दोस्तों प्राकृतिक वायु प्रदूषक कौन है। ए ऑप्शन दे रहा है सूर्यमुखी से निकली गैस, बी में दे रहा है परागकण और सी में दे रहा है धूलकण और डी में इनमें से सभी। तो दोस्तों प्राकृतिक वायु प्रदूषक जो होगा इनमें से सभी है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, इनमें सभी, यानी सूर्य से निकलने वाली गैस,
परागकण, धूलकण ये सभी जो है प्राकृतिक वायु प्रदूषक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर 31 में करें कि इनमें से कौन समापन कोडान है। दोस्तों इसमें कौन जो है समापन कोडान है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है AUG, दूसरा में CCC और सी में दे रहा है UAG और डी में दे रहा है UUA। तो दोस्तों समापन कोडान कौन है, तो UAG है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है UAG। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरा और भी दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराया गया है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, इसलिए दोस्तों आप जाकर उसे जरूर देखें। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर की ओर चलते हैं। 32 में कह रहा है कि मिथोजेनस से निम्न में से क्या नहीं बनाते हैं। मिथोनोजेनस जो होता है दोस्तों निम्न में से क्या नहीं बनाते हैं। ए ऑप्शन दे रहा है ऑक्सीजन, बी में दे रहा है मीथेन और सी में दे रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड और डी में दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों मिथेनोजेनस जो होता है क्या नहीं बनाते हैं, तो वह ऑक्सीजन नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया ऑक्सीजन। बाकी जो है दोस्तों मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन को नहीं बनाते हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर 33 में करें कि युग्मनज क्या है। ये ऑप्शन है अगुणित, दूसरा में द्विगुणित, तीसरा में त्रिगुणित और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों युग्मनज जो है द्विगुणित है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है द्विगुणित। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरा 34 नंबर 34 में कह रहा है कि पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं। दोस्तों पुष्प का जो नर जनन संरचना होता है क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं, जयांग कहते हैं, बाह्यदल पुंज कहते हैं, अंडाकार कहते हैं। तो दोस्तों पुष्प के जो नर जनन तंत्र होता है उसे क्या कहा जाता है, तो पुमंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया पुमंग। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 35 नंबर 35 में कह रहा है कि मानव में कौन सी प्रजनन प्रक्रिया होती है। ये ऑप्शन है अलैंगिक, दूसरा में लैंगिक और तीसरा में है दोनों और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली हम इस वीडियो में 35 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए हैं दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और यह मेरा बायोलॉजी का दूसरा वीडियो है दोस्तों, पहला वीडियो नहीं देखें तो जाकर उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और नए नॉलेज के साथ। ठीक है, तो चलिए जय हिंद।